स्लाइड गलत हो गई थी, माफ़ी चाहता हूँ आपके साथ में। ये है क्वेश्चन। अब बताएं आप, देश का एकमात्र जनजातीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में है? मंडला, जबलपुर, अमरकंटक और डिंडोरी। आप लोगों ने शायद आंसर बता दिया होगा। चलिए, वो क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ी सी स्लाइड दूसरी आ गई थी। चलिए बताएं इसमें से कौन सा आंसर सही है। अमरकंटक, सी भगत, संकेत जी, वीर चौरसिया जी। चलिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अमरकंटक वन ऑफ द सिंगल जनजातीय जो विश्वविद्यालय है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक में है। बिल्कुल सही। चंबल की सहायक ब्लॉक में चेक किया है मैंने। क्या चेक किया है आपने? हेमलता जी, क्या चेक किया है? थोड़ा सा क्लियर करें मेरे को। हेमंत जी ने क्या चेक किया? हेमलता जी ने, जरा मैं भी पूछ लूं। हेमलता जी क्या कहना चाहती हैं? थोड़ा सा क्लियर करें मेरे को, मैं देख नहीं पाया। सर ने कल चंबल के बारे में बताया था, सिंध नदी बेतवा की सहायक नदी है। चंबल की सहायक, सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है। हेमलता जी बता रहे हैं सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है। जी नहीं, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है। काली सिंध नदी है चंबल की सहायक नदी, ठीक है। आप मानचित्र को भी उठा के देख लीजिए, मानचित्र जो कि प्राकृतिक मानचित्र मैप होते हैं जो, ठीक है ना, उसमें आप देखिएगा, उसमें नदियों के बारे में पूरा मध्य प्रदेश का एक मैप उठाइएगा, उसमें क्लियर दिया हुआ है, ठीक है ना। सर कल का प्रश्न है सिंध नदी चंबल की सहायक है। नहीं, सिंध नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है। सिंध नदी बेतवा की सहायक नदी है। काली सिंध नदी जो है ना, ठीक है, काली सिंध नदी है जो कि देवास के बागली गांव से निकली है। दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, सिंध और काली सिंध में, और कई बुक्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन इसमें सिंध नदी बेतवा की सहायक नदी है और काली सिंध नदी जो है वो है चंबल की सहायक नदी, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंध नदी जो है वो बेतवा की सहायक नदी है और काली सिंध जो है वो है चंबल की सहायक नदी, ठीक है। अगर मानचित्र में देखा जाए तो सिंध नदी और काली सिंध नदी में बहुत अंतर है, ठीक है ना। इन दोनों में डिस्टेंस बहुत है। ये जो सिंध नदी है, मैं इसी के बारे में आपको फैक्ट क्लियर करना चाहूँगा, नहीं तो फिर आपको विश्वास नहीं होगा। ये विदिशा के सिरोंज से निकलती है सिंध नदी। मैंने फिर से बता दिया आपको, सिंध नदी विदिशा के सिरोंज से, ठीक है। और काली सिंध नदी ये है, ये काली सिंध नदी है और ये निकलती है देवास के बागली गांव से, ठीक है ना। और देवास के बाजू से ही लगा हुआ है इंदौर यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ से ये चंबल जाती है और ये सीधे आती है, तो ये यहाँ से चंबल में जाके मिलती है काली सिंध नदी, और ये ऊपर जाती हुई बाजू से ही बेतवा नदी निकलती है। तो इसका पूर्व से उत्तर की तरफ जाते हुए पूर्व की तरफ मुंह हो जाता है और ये बेतवा में जाके मिलती है। ये बेतवा नदी है, ठीक है। इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, इसके बारे में बता दिया। आप दूसरी बुक को भी रेफर कीजिए, आपको बिल्कुल इसमें 100% एक्यूरेसी मिल जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया आपके सामने अगला क्वेश्चन। बताएं, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से तांबा है, ये तांबा निकलता है।
जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट या कटनी, कौन सा आंसर सही है आप बता सकते हैं। बिल्कुल, आपने खनिज के बारे में मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ आपको, और पिछली क्लास खनिज पर ही थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, राजस्थान में मिलती है काली सिंध नदी, बिल्कुल सही है, राजस्थान में जाके मिलती है। इसका आंसर बताया मेरे को। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से तांबा निकाला जाता है? कौन सा जिला है जिसमें कि तांबा निकालते हैं? आंसर आना चालू हो गए हैं, काफ़ी लोगों ने बताना चालू कर दिया है और सही भी बता रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बालाघाट, बालाघाट इज द करेक्ट आंसर, बालाघाट में निकलता है। और बालाघाट के कहाँ पर? मलाज खंड, मलाज खंड की जो खदान है वहाँ से तांबा निकाला जाता है, और इसमें मध्य प्रदेश उत्पादन, ठीक है ना, उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, याद रखिएगा। उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है, पहला स्थान इसका लगता है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पूरा मिल गया आपको, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, बालाघाट। उत्पादन की दृष्टि से ये प्रथम स्थान पर आता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और भंडारण की दृष्टि से राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान का नंबर लगता है, राजस्थान भंडारण की दृष्टि से पहले नंबर पर आता है तांबे में, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कौन सी रानी को रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम पर, रामगढ़ की झांसी के रानी के नाम पर प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सी वो रानी थी जिनकी प्रसिद्धि जो कि रामगढ़ की थी, उनको झांसी की रानी के नाम से उनको प्रसिद्धि मिली थी? बताएं। रानी रूपमती, देवी अहिल्या, रानी दुर्गावती या फिर झलकारी बाई, इसमें से कौन सा आंसर सही है? वो रामगढ़ की रानी थी और उनको झांसी की रानी के नाम से जाना जाता था। और उनको बोलते थे रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से इनको जाना जाता था। आंसर आना चालू हो गया है काफी लोगों ने, और तीसरे नंबर पर जा रहे हैं रानी दुर्गावती पर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती इज द करेक्ट आंसर। रानी दुर्गावती को रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जो रानी दुर्गावती थी, इन्होंने भी अपनी आत्मरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था और खुद को मृत्यु के घाट स्वयं उतार लिया था, जैसे कि झांसी की रानी ने किया था। अंग्रेजों ने जब हमला किया था, जब अंग्रेजों से अपनी स्वयं की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को अग्नि के सम्मुख कर दिया था, उसी तरीके से रानी दुर्गावती ने भी यही किया था, ठीक है ना। रानी दुर्गावती पर जब मुगल जब आए थे और मुगलों ने जब चढ़ाई की थी, युद्ध किया था, उस समय रानी दुर्गावती ने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी ही कटार से अपने आप की अपनी पेट में घोंप के आत्महत्या कर ली थी। रानी अवंतीबाई, रोमिल जी बोल रहे हैं अवंतीबाई की तरफ में।
इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है रानी अवंतीबाई और दुर्गावती में, आप लोग बता रहे हैं। विभा जी, यस सर, अवंतीबाई इज द राइट आंसर। विभा जी भी बोल रहे हैं अवंतीबाई के बारे में, ऑप्शन में यही दिया है, आंसर भी यही बता रहे हैं मेरे को। अवंतीबाई भी हैं वहां पर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अवंतीबाई को भी उस समय ये हुआ था। अवंतीबाई, चलिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इन दोनों में कंफ्यूजन है रानी अवंतीबाई में भी, अवंतीबाई और रानी दुर्गावती। मैं एक बार देख के फिर से कंफर्म करूंगा। काफी लोग रानी दुर्गावती पर भी जा रहे हैं। देखिए मैं कंफर्म करूंगा इसमें, ठीक है ना। कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है आप लोगों ने मिला के मेरे को, क्योंकि ऑब्वियसली बुक्स को मैंने भी पढ़ा है और आप लोगों ने भी पढ़ा है, और उसके माध्यम से ही हम इसका कंक्लूजन निकाल रहे हैं। तो हिस्ट्री को पढ़ने के बाद में एक बार फिर से मैं 2-3 बुक्स को रेफर करने के बाद में फिर इसका आंसर कल आपके सामने लेके आऊँगा, और कल मैं आपको इसके बारे में और जानकारी पक्की दे दूंगा, ठीक है, निश्चिंत रहिए। इस क्वेश्चन से अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में लमसा विवाह प्रथा प्रचलित है? सॉरी, थोड़ा स्पेस में नहीं है। लमसा विवाह प्रथा प्रचलित है, बताएं। गोंड में, भील में, बेगा में या फिर सहारिया में कौन सी जनजाति है जिसमें कि लमसा विवाह की जो प्रथा है वो प्रचलित है? बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। आंसर आना चालू हो गया है। काफी लोगों ने पहला नंबर चुना है, गोंड। तीसरे पे भी जा रहे हैं, चौथे पर भी जा रहे हैं, बेगा की तरफ में भी जा रहे हैं। चलिए मैं आप बिल्कुल जो लोग तीसरे नंबर की तरफ में जा रहे हैं, बेगा इज द करेक्ट आंसर। बेगा जो जनजाति है उसमें लमसा विवाह की जो प्रथा है वो लमसेना विवाह की जो विवाह है उसकी प्रथा प्रचलित है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, आप लोग तीसरे नंबर पर जा रहे हैं, तो बेगा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं और पसंद आ रहे हैं तो आप लाइव क्लास को लाइक करते हुए भी जाएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था? जो अरब देश में जाके हराया था वो कौन सा राजा था? परमार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चंदेल वंश या फिर कलचुरी वंश? वो कौन सा वंश का राजा था जिसने कि अरबों को हराया था? इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है, ये 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 वंश में से किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था? बताएंगे आप में से कौन इसके बारे में जानकारी है? आंसर आना चालू हो गए हैं। राहुल जी ने बताया है सेकंड नंबर, विभा भी सेकंड नंबर पर जा रही हैं, अंश भी सेकंड पर हैं, अभय, अतुल गर्ज भी सेकंड पर। काफी लोग सेकंड पर जा रहे हैं। और भी कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? ये बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग जिन्होंने सेकंड चुना है, गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के
राजा ने अरबों को हराया था। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में अगली क्लास में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा जा चुका है अपना, और इसकी डिटेल में अपन जाएंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? धार का जो किला है उसका पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, अकबर या फिर बाबर? धार जो इस समय इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है, उसमें मिडिवल हिस्ट्री के बारे में ये क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास है ये। उस समय किस मुस्लिम शासक ने इस धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण कराया था? बताएं, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, अकबर या फिर बाबर? बताएं इसमें से कौन सा सही है? आंसर आना चालू हो गए हैं। सेकंड रुमिल जी पहले पर जा रहे हैं, राहुल ठाकुर भी, राहुल अतुलकर जी भी पहले पर जा रहे हैं, बाकी सब सेकंड की कंसिस्टेंसी ज़्यादा दिख रही है। बिल्कुल सही है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक ने धार का जो दुर्ग है उसका पुनर्निर्माण कराया था। ठीक है, क्लियर हो गया? ये बिल्कुल सही आंसर है, आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, 100% एक्यूरेट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इसका निर्माण कराया था, धार की दुर्ग का दोबारा से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। निम्न में से ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस स्थान पर होता है? ग्रेफाइट मध्य प्रदेश में किस जिले में पाया जाता है? कहां पर इसका उत्पादन किया जाता है? बताएं, होशंगाबाद, झाबुआ, बैतूल या फिर शहडोल? कहां पर ग्रेफाइट का उत्पादन किया जाता है? बताएं, आप में से कौन बताएगा कि ग्रेफाइट कहां पे उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश में? आंसर आना चालू हो गए हैं इसके। मैक्सिमम लोग थर्ड पर जा रहे हैं, कई लोग फोर्थ पर भी जा रहे हैं, डीबी शहडोल भी बोल रहे हैं, बाकी बैतूल पर काफ़ी लोगों ने टिक किया हुआ है। चलिए, बिल्कुल जिन्होंने बैतूल को टिक किया है वो बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ही होता है। ठीक है ना, बैतूल, ओनली बैतूल, मध्य प्रदेश में सिर्फ बैतूल ही है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का जो बैतूल है, बैतूल के अलावा और कहीं नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा। पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ बैतूल में ही ग्रेफाइट का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है ना, उसी में ही निकलता है। हेमंत सोनारे जी, मैं बैतूल से हूँ, बहुत ही अच्छी बात है, आपको तो फिर बैतूल के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी होगी। आप बिल्कुल पूरे ग्रुप के साथ में अपने नॉलेज को शेयर जरूर करें बैतूल के बारे में, जिससे कि सभी लोगों को जानकारी हो और वो अपना जीके बढ़ा सकें आपके साथ। बहुत अच्छी बात है, ये आंसर बिल्कुल आपको करेक्ट है। मध्य प्रदेश में सिर्फ बैतूल में ही ग्रेफाइट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताएं, राज्य की जनसंख्या वृद्धि की दर में सर्वाधिक कमी किस संभाग में हुई है? वो कौन सा संभाग है जिसमें कि जनसंख्या वृद्धि की दर में सर्वाधिक कमी हुई है? भोपाल, रीवा, इंदौर या फिर जबलपुर? कौन सा आंसर है इसका? बताएं। बिल्कुल सही, काला शीशा भी कहते हैं इसको, सही कह रही हैं विभा जी। इसका आंसर बताएं आप लोग। आंसर आना चालू हो गया है, सेकंड नंबर पर जा रहे हैं सभी विद्यार्थी।
आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप स्टडी कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एग्जाम्स की, बहुत अच्छी बात है। जनसंख्या की वृद्धि की दर में सर्वाधिक कमी रीवा संभाग में पाई गई, ध्यान रखिएगा। अच्छा बताएं, रीवा संभाग जो है इसमें कितने डिवीजन आते हैं? ओह सॉरी, कितने जिले आते हैं, माफ कीजिएगा। जिले बताएं, इसमें कितने जिले आते हैं? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन रीवा डिवीजन? रीवा इज द करेक्ट आंसर आरती जी। सिर्फ रीवा ही जिला है जिसमें कि जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी आई है। मेरे हिसाब से मेरे पास में जो आंसर है वो रीवा है। रीवा जिले में कितने, रीवा डिवीजन में कितने जिले आते हैं? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन रीवा डिवीजन? 3 जिले आते हैं, पक्का? 4 भी आते हैं, कई लोग बोल रहे हैं। चलिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 4 आते हैं। 4 कौन कौन से हैं, नाम बताएंगे आप लोग? नाम बताएं सभी का, क्योंकि आपको जिलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। किस डिवीजन में कितने जिले आते हैं? 7। ज्योति जी 7 जिले तो कहीं नहीं आते रीवा डिवीजन में, 4 ही आते हैं। बिल्कुल सही है, 4। जितने विद्यार्थियों ने 4 लगाया है, आना भी चालू हो गया है। रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना, बिल्कुल सही। रीवा स्वयं रीवा है, रीवा के बाद में सीधी, सीधी के बाद में सिंगरौली और सतना, ये 4 जिले आते हैं इसमें। पहले सबसे पहले सीधी, ये पूरा सीधी था, याद रखिएगा। सीधी और सिंगरौली मिलाकर ही एक सीधी जिला था। उसमें से सिंगरौली को अलग किया गया, सिंगरौली नया जिला बना। कब बना था सिंगरौली नया जिला? आप में से कोई बताएगा सिंगरौली जिला अलग से कब बना? सिंगरौली जो जिला है उसको पृथक कब किया गया और कब इसको बनाया गया? आप में से अगर किसी को जानकारी है तो सिंगरौली जिला कब बनाया गया? बताएं। सिंगरौली जिला कब बनाया गया? – 2008 में। चलिए, बहुत बढ़िया। सिंगरौली के साथ साथ में एक जिला और बनाया गया था 2008 में ही, दोनों जिलों को गठित किया गया था। उस जिले के बारे में आपको जानकारी है? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। इसका आंसर बिल्कुल जो विद्यार्थी बोल रहे हैं 2008 में इसको बनाया गया था। इसके साथ में एक जिला और बनाया गया था, उसको किस जिले से अलग हटके बनाया गया था? एक जिला और था, वो था झाबुआ। झाबुआ से अलग हटके बनाया गया था, झाबुआ जिले से अलीराजपुर। जब क्वेश्चन बना है तो मैं उसके ऊपर भी जाऊंगा कि डिवीजन में जो अलीराजपुर है उसको भी 2008 में ही गठित किया गया था। ठीक है, इसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ में कॉन्सिक्वेंसेस है और जुड़े हुए हैं, अलीराजपुर और सिंगरौली। इसलिए मैं इसको बताना चाहूंगा 2008 में इन दोनों जिलों को गठित किया गया था। इसको आपको बिल्कुल फैक्ट इसकी क्लियर होना चाहिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समय बहुत जा रहा है अपना। क्वेश्चंस के फैक्ट्स को क्लियर करते करते समय काफी चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये आ गया, गुजरात के सरदार सरोवर बांध में मध्य प्रदेश की कितने प्रतिशत की साझेदारी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। गुजरात में जो अभी हाल ही में सरदार सरोवर बांध बना है उसमें मध्य प्रदेश की कितने प्रतिशत की साझेदारी है, ये आपको बताना है। 27, 54, 57 या फिर 16%? कितने प्रतिशत की साझेदारी है बताएं। सरदार सरोवर बांध में मध्य प्रदेश की कितने प्रतिशत की साझेदारी है? आंसर आना चालू हो गया। वीर जी तीसरे नंबर पर जा रहे हैं, शैलेंद्र उइके जी भी थर्ड को चुना है उन्होंने। और कोई विद्यार्थी जो बताना चाहेगा इसका आंसर क्या है? 57, 57, तीसरा 27। आशीष जी 27 पर जा रहे हैं।
अनामिका जी भी 27 पर जा रहे हैं। 27 कोई 54 पे। देखिए मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर सही नहीं मालूम है, कहीं से भी कुछ कंफ्यूजन है, तो उसको मना कीजिए, जिससे कि आपको सही आंसर मिल जाएगा और फिर वो आपको याद भी होने की आसानी रहेगी। चलिए आंसर आने चालू हो गए। काफ़ी लोगों ने आंसर दिए भी हैं, कुछ ने गलत भी दिए हैं, कुछ ने सही भी दिए हैं। तो इसका जो आंसर है वो 57%। जिन लोगों ने तीसरा नंबर चुना है वो बिल्कुल सही चुना है। मध्य प्रदेश का जो गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना है उसमें 57%, 57, ठीक है ना, 57% की पार्टनरशिप है। क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश में ही नर्मदा सबसे ज़्यादा बहती है। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में, 15 जिलों से होकर गुजरती है, अमरकंटक से चालू होती है और कहाँ तक जाती है ये? आखिरी जिला कौन सा होता है इसका? पूरी की पूरी बॉर्डर बनाती हुई आखिरी में पश्चिम में जाती है ये, और पूरे के पूरे 15 जिले निकलती हुई ये महाराष्ट्र को छूती हुई फिर गुजरात में जाती है, और गुजरात में ही ये सरदार सरोवर बांध बना है। इसलिए मध्य प्रदेश की जो हिस्सेदारी है वो सबसे अधिक है। सबसे अधिक जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का है, इसलिए मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए। मध्य प्रदेश की है 57% इसमें पार्टनरशिप। ठीक है, और इसमें जो महाराष्ट्र की पार्टनरशिप है वो है 27% और गुजरात की है, इसमें महाराष्ट्र की है 27% और गुजरात की है, बाकी की जो बाकी बची रह गई है वो गुजरात की बचती है। यानी कि बाकी कितनी बची इसमें से, अगर इसमें इन दोनों को जोड़ा जाए तो बाकी की बचती है 16%। ठीक है ना, तो आपको सरदार सरोवर बांध की जो प्रतिशत की साझेदारी है वो इसी तरीके से याद रखनी है। मध्य प्रदेश की 57%, महाराष्ट्र की 27% और गुजरात की 16% की इसमें साझेदारी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, ये आ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नागदा जो कि उज्जैन के निकट है, किस धातु की संस्कृति के यहाँ पर प्रमाण मिले हैं? किस धातु की संस्कृति के इतिहास में देखा जाए, ठीक है ना, तो बताइए, सोना, लोहा, तांबा या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर बताएं इसका। किस धातु की संस्कृति के प्रमाण मिले हैं नागदा में? इसका आंसर आना चालू हो गया है। वीर चौरसिया जी तीसरे पर जा रहे हैं, हेमंत जी भी तीसरे पे, सेकंड पर शैलेंद्र उइके जी जा रहे हैं, रोमिल जी भी सेकंड पर जा रहे हैं। बाकी तांबे की संस्कृति के बारे में बता रहे हैं, लोहा, विवाह, रामटेके, तांबा। चलिए, मिक्स है आंसर। काफ़ी लोग मिक्स बता रहे हैं, किसी को नहीं पता भी है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड नंबर। जिन्होंने सेकंड चुना है वो बिल्कुल सही चुना है। नागदा जो उज्जैन में है वहाँ पर जो संस्कृति मिली थी वो लोह संस्कृति का प्रमाण, यानी कि उस समय वहाँ पे लोह धातु का उपयोग होना चालू हो गया था उस संस्कृति में, नागदा में जो प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इसका क्लियर है बिल्कुल आंसर, लोह संस्कृति है ना, लोह धातु का इसमें प्रमाण मिले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर बता दिया है मैंने। इसमें लोह संस्कृति ही करेक्ट है जो नागदा में मिला है प्रमाण। आप लोगों को कंफ्यूजन है तो बुक्स को रेफर कीजिए, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि नागदा में लोह संस्कृति के बारे में ही प्रमाण मिले हैं। हेमंत सोनारी जी बता रहे हैं BS वानखेड़े,
ने नागदा की खोज की थी और ये नागदा चंबल नदी के निकट पर है। बिल्कुल चंबल नदी इसके बाजू से निकलती है अपने रतलाम से होती हुई, और ये नागदा उज्जैन के पश्चिम में है, रतलाम के छूता हुआ है बिल्कुल। तो आप बिल्कुल क्लियर रहें, बिल्कुल, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये आ गया आपके सामने अगला क्वेश्चन। किस जनजाति का संबंध, सॉरी यहाँ से है संबंध, गोल गदेड़ो विवाह से है? गोल गदेड़ो जो विवाह है उससे संबंध है, कौन सी जनजाति है? सहारिया, कुरकू, भील या फिर वेगा? वो कौन सी जनजाति है जिसका संबंध की गोल गदेड़ो विवाह से है? बताएं इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? रोमिल जी तीसरे पर जा रहे हैं, वास्केल जी भी तीसरे नंबर पर जा रहे हैं, पवन, रूमिल, पवन, वंदना जी भी तीसरे पर, भील। काफी लोग भील की तरफ में अपना मत रख रहे हैं, बिल्कुल सही है, भील इज द करेक्ट आंसर। भील जनजाति से संबंध है गोल गदेड़ो विवाह से, ठीक है ना, भील जनजाति, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भिंड, मुरैना, ग्वालियर में लोहे काल के साक्ष्य मिले हैं। एक्चुअली वो जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन बिल्कुल सही था, आप जो बता रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है। हेमंत सोनारी जी ने बताया है भिंड, मुरैना और ग्वालियर में भी लोह काल के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन में जो ऑप्शन था वो बिल्कुल सही है ना। चलिए इस क्वेश्चन की ओर, इसमें भील इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताएं इसका आंसर। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन छांटिए। इसमें सही जो कथन है वो बताना है आपको। पहला जो कथन है, नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है। नर्मदा और सोन का जो अक्ष है उसके दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है, या फिर मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है, या फिर तीसरा, ये दोनों बता दिए, तीसरा है पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है, और उपरोक्त सभी। इसमें से कौन सा आंसर सही है बताइए। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश का संबंध में ये कथन अपन को बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, बताएं। आपने अगर मानचित्र के अनुसार भौगोलिक दृष्टि के बारे में अध्ययन किया है, उसकी पढ़ाई की है, तो आप इसका आंसर बिल्कुल सटीक बता पाएंगे। जिन्होंने मानचित्र के अनुसार पढ़ाई नहीं की है और भौगोलिक संरचना के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, वो बिल्कुल इसका आंसर गलत हो सकता है उनका। चलिए आंसर आना चालू हो गए हैं, उपरोक्त सभी पर ही सभी लोग इसमें टिक कर रहे हैं। चौथे नंबर पर जा रहे हैं। अच्छा, काफी लोग तीसरे नंबर पर भी जा रहे हैं। तीसरा, चौथा, सभी। चलिए ठीक है, आंसर सभी है इसका। दिस इज द करेक्ट आंसर। नर्मदा और सोन कक्ष, देखो दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए नर्मदा और जो वो देखा जाए तो अमरकंटक, ये पहला कथन के बारे में बता रहा हूँ। अमरकंटक जो है वो उत्तर में है, ठीक है ना, उसके दक्षिण में जो आती है वो सतपुड़ा श्रेणी आती है। यानी कि अगर इसको अपन मैप माना जाए तो दक्षिण की पट्टी और उत्तर की पट्टी, उसके बीच में ये अमरकंटक की पहाड़ी है, और अमरकंटक के बाद में यहाँ पर ये पूरी नीचे की जो श्रेणी है, क्योंकि बीच में से जो नदी निकलती है वो नर्मदा नदी निकलती है, तो नीचे वाली जो श्रेणी कहलाती है वो सतपुड़ा श्रेणी कहलाती है। इसको आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। और ऊपर की जो श्रेणी कहलाती है वो विंध्य श्रेणी कहलाती है, ठीक है ना, विंध्य श्रेणी। और इसके बीच से जो नदी निकलती है वो नर्मदा नदी निकलती है। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही हो गया यहाँ पर। मध्य और उच्च प्रदेश गंगा का बेसिन भाग है। जो मध्य भाग है, देखिए मध्य भाग क्या है, अगर मध्य प्रदेश देखा जाए तो मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र है। अगर ये इस तरीके से चित्र बना दिया है मध्य प्रदेश का,
तो ये वाला जो भाग है ये मध्य भाग कहलाता है, और उच्च प्रदेश ये ऊंचे वाला प्रदेश है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये गंगा का बेसिन का भाग कहलाता है। ये भी सही है इसका, ठीक है ना, तो ये ट्रू हो गया। पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी का बेसिन भाग है। मध्य प्रदेश का पूर्व देखा जाए तो ये पूर्व कहलाता है, और पूर्व में यहीं पर भी महानदी है, महानदी रायपुर से निकली है, तो इसका ये तीसरा पार्ट भी सही हो जाता है। इसको पूरे तरीके से एलोबरेट करना बहुत जरूरी है, और एलोबरेट करके मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे मानचित्र में इसको अपन समझ सकते हैं। तो इसके ये तीनों ऑप्शन है वो सही है इसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मध्य प्रदेश में स्थित राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो राजघाट बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है ये आपको बताना है। चंबल नदी पर, सिंध नदी पर, बेतवा नदी पर, या फिर नर्मदा नदी पर। हेमंत सोनारे जी पूछ रहे हैं कि सर लॉकडाउन कब खत्म होगा? लॉकडाउन ये 17 तारीख को जानकारी मिलेगी अपने को। अपने भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वही अपने को बताएंगे कि लॉकडाउन कब खत्म होने वाला है ना। 17 तारीख को इसकी जानकारी मिल जाएगी। अभी तो अपन लॉकडाउन में जो पढ़ रहे हैं उसकी पढ़ाई करें, लाइव क्लास आपके सामने है, अपनी पढ़ाई में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। चलिए बताएं इसका आंसर। मध्य प्रदेश में स्थित राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है? तीसरा नंबर चुन रहे हैं सभी लोग, सी 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 जी। आंसर आना चालू हो गए हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बेतवा नदी इज द करेक्ट आंसर। राजघाट बांध बेतवा नदी पर ही बना हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये राजघाट बांध जो है ये बना तो है, ठीक है, बेतवा नदी पर। अब ये बताएं बेतवा नदी निकलती कहां से है? पंद्रह अगस्त 2020 को देश आजाद होगा लॉकडाउन से। वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, हो सकता है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगला इसका बताइए बेतवा नदी का उद्गम कहां से हुआ है? बेतवा नदी का अन्य नाम महारानी लक्ष्मीबाई परियोजना और माता टीला परियोजना। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं हेमंत सोनारे जी आप। इन दोनों राजघाट जो बांध है इसको बिल्कुल जो बता रहे हैं, महारानी लक्ष्मीबाई या फिर माता टीला, दोनों परियोजना के नाम से ये जाना जाता है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका नाम ये दोनों भी है, इस तरीके से आप इसको जान सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। और इसका जो उद्गम है रायसेन की कुमरा गांव से हुआ है, काफ़ी लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। और इसी तरीके से अपन अन्य नदियों के बारे में भी इसमें अगर चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं। चंबल नदी ये इंदौर में है, इंदौर से उद्गम है। सिंध नदी में बता चुका हूँ उसमें, ठीक है ना, विदिशा में है ये। विदिशा में कहाँ से? सिरोंज। और नर्मदा के बारे में तो बार बार बता ही चुका हूँ, हर कोई जानता होगा, अमरकंटक। चलिए अगले क्वेश्चन की आते हैं अपन, बहुत टाइम हो गया इस क्वेश्चन में। अगला ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला हिंदी मासिक नवजीवन कब प्रकाशित किया गया? मध्य प्रदेश का पहला हिंदी मासिक जिसका नाम था नवजीवन, उसको कब प्रकाशित किया गया? 1915 में, 1927 में, 1930 में या 1934 में? बताएं इसका आंसर क्या है। मध्य प्रदेश का पहला हिंदी मासिक नवजीवन कब प्रकाशित किया गया? रुमिल जी जा रहे हैं 15वां, 1915 पे जाना चाह रहे हैं। चलिए और कोई बताएगा? ए, ठीक है, पहले नंबर पर आ रहे हैं अनामिका जी। राहुल ठाकुर चौथे नंबर पर जा रहे हैं। अभय जी भी,
1927 भी बता रहे हैं। चलिए इसका आंसर जिन्होंने पहला नंबर चुना है वो बिल्कुल सही चुना है, 1915। मध्य प्रदेश का पहला मासिक नवजीवन जो पत्रिका थी, ये पत्रिका थी एक्चुअली, अखबार नहीं था, ये एक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन 1915 में किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला अखबार आया था 1927 में, जो कि ग्वालियर में हुआ था प्रकाशित। ठीक है, ग्वालियर से हुआ था, जिसको ग्वालियर अखबार कहते थे। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाने पर कहां से महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी? मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है ये। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी उस समय महात्मा गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत कहां से की थी? जबलपुर, नागपुर, भोपाल या फिर अहमदाबाद? कहां से इसकी शुरुआत की थी बताएं। इसका भी आंसर देना चालू कर दिया है सभी लोगों ने। आरती जी ए पर जा रही हैं, यादव जी भी ए पर जाएंगे, हेमंत सोनारी जी भी ए पर जा रहे हैं, यानी कि पहला नंबर चुन रहे हैं जबलपुर। और भी कोई विद्यार्थी जो बताना चाहे बताएं। पहला नंबर जबलपुर जबलपुर जबलपुर। जी बिल्कुल, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर चुना है, जबलपुर इज द करेक्ट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने जबलपुर से ही स्टार्ट किया था 1939 में। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। खपड़ा पानी पहाड़, देखिए नाम है खपड़ी पानी पहाड़ से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? एक क्षेत्र है ये खपड़ी पानी पहाड़, वहां पर एक अयस्क निकाला जाता है। कौन सा निकाला जाता है इसमें से? लोहा, बॉक्साइट, तांबा या फिर कोयला? इसमें से कौन सा अयस्क निकाला जाता है, इसके बारे में बताएंगे। बताएं, कौन सा अयस्क निकाला जाता है? आंसर्स आना चालू हो गए हैं। विभा जी सेकेंड नंबर पर जा रहे हैं। और भी कोई है जो बताएगा इसके बारे में, खपड़ा पानी पहाड़ से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? चलिए आंसर आना चालू है, काफी लोगों ने आंसर दिया भी है। सेकंड नंबर पर भी जा रहे हैं तिवारी जी, बॉक्साइट भी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बॉक्साइट इज द करेक्ट आंसर। कपड़ा पानी पहाड़ से बॉक्साइट अयस्क निकाला जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। ठीक है, बॉक्साइट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और मध्य प्रदेश में बॉक्साइट कहाँ कहाँ पे मिलता है ये बताइए आप। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट कहाँ कहाँ पर मिलता है ये बताएं आप। बॉक्साइट की जो उपलब्धता है वो कौन कौन से जिले में है मध्य प्रदेश में? जबलपुर में मिलता है बॉक्साइट। ठीक है, अनूपपुर में बॉक्साइट मिलता है ना। इसके बाद में अपना मंडला, पूरा क्षेत्र जो है, पूर्व का जो क्षेत्र है वहाँ पे पूरे में ही ये बॉक्साइट की प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, बघेलखंड का क्षेत्र भी है, शहडोल भी है, इसमें शहडोल में भी बॉक्साइट मिलता है, सतना में भी मिलता है बॉक्साइट,
है ना, और इसके साथ साथ रीवा और कटनी, रीवा और कटनी यहाँ पर बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, और भंडारण की दृष्टि से देखा जाए, भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो स्थान है बॉक्साइट में, वो है 5वां स्थान। पूरे के पूरे भारत में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो 5वां स्थान है। इसको आपको याद रखना इस तरीके से, मध्य प्रदेश का भंडारण की, यानी कि मध्य प्रदेश में जो भंडार मिले हैं उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका 5वां स्थान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को मैंने पूरा यहाँ पे बता दिया कि बॉक्साइट के बारे में आपको जानकारी इसमें दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। मध्य प्रदेश राज्य की कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है? वो कौन सी नदी है? सोन, चंबल, कूनो या फिर कुंवारी? कौन सी नदी है जो कि सबसे ज्यादा मृदा अपरदन करती है? आप सभी विद्यार्थियों से मेरा बार बार निवेदन है कि वीडियो, मेरा लाइव क्लास को आप लाइक जरूर करें। आप लाइव क्लास लगातार देख रहे हैं, लाइक बटन भी साथ में दबाते जाएं, जिससे कि सभी मेरी इस लाइव क्लास को लाइक भी मिल पाए। बताएं इसका आंसर क्या है? आंसर आना चालू हो गया है। सेकंड सेकंड सेकंड, चंबल चंबल चंबल, बिल्कुल सही, चंबल इज द करेक्ट आंसर। चंबल नदी है वही मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन करती है, और इस मृदा अपरदन से मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी का कटाव पैदा होता है, और इस कटाव से ही जो मुरैना और भिंड वाला क्षेत्र है वहां पर जो बीहड़ का निर्माण हुआ है, बीहड़ का जो निर्माण हुआ है वो चंबल नदी के कारण ही हुआ है। चंबल नदी का जो बहाव है वहां पर ये मृदा अपरदन हुआ, और वहां पे कटाव के कारण ये पूरा बीहड़ का निर्माण हुआ है अपने मध्य प्रदेश क्षेत्र में। बाकी राजस्थान का हिस्सा भी इसमें आता है, धौलपुर हुआ और भी अन्य क्षेत्र, ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपको बीहड़ मिलेगा। ठीक है ना, और इस मृदा अपरदन के कारण ही जो उपजाऊ मिट्टी है वो कट जाती है यहाँ से। ठीक है ना, जिस कारण से पूरी की पूरी उस क्षेत्र को नुकसान हो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन सभी नदियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। ठीक है ना, सोन नदी, कूनो नदी कहाँ से निकलती है, कुंवारी नदी कहाँ से निकलती है, तो आप इसका कमेंट में अपना आंसर जरूर बता दें, जिससे कि आपको लगे कि बिल्कुल सही है। मैं देख लूंगा उसके बाद मैं बोल दूंगा आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना। सोन नदी के बारे में बता दिया मैंने, कूनो के बारे में भी और कुंवारी नदी के बारे में कई बार हर क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना किसके लिए चलाई गई है? मतलब किस क्षेत्र के लिए चलाई गई है? पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए, सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए, आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए, या इनमें से कोई नहीं? बताएं इसका आंसर क्या है? सेकंड नंबर चुना है वीर जी ने, केस जी भी सेकंड पे जा रहे हैं, राहुल भी, पंकज मवी तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। चलिए और बताएं कौन बताएगा इसका आंसर? आंसर आना चालू हो गए, सभी विद्यार्थी दे रहे हैं धीमे धीमे करके। 92 का सेकंड, 93 का बताइए। 93 क्वेश्चन चल रहा है ये, 92 का तो चंबल हमने बता दिया था आपको। इसका जो आंसर है, जिन लोगों ने सेकंड लिया है, सभी वर्ग के छात्रों और छात्राओं के लिए इज द करेक्ट आंसर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना सभी वर्ग के छात्र और छात्राओं के लिए चलाई गई है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का एकमात्र अफीम फैक्ट्री है? अफीम की फैक्ट्री है देश की एकमात्र,
उज्जैन, मंदसौर, नीमच या रतलाम? बताएं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर बताएं। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है? उज्जैन, मंदसौर, नीमच या फिर रतलाम? मंदसौर। सेकेंड नंबर पर जा रहे हैं सभी लोग। 94 का बी बोल रहे हैं। पवन मौर्य जी सी पर जा रहे हैं। आरती नीमच बोल रही हैं। बाकी सब मंदसौर जा रहे हैं। नीमच, मंदसौर। चलिए आंसर आना चालू हो गए हैं, सभी लोगों ने देना चालू किए हैं। इसका जो आंसर है, जिन लोगों ने नीमच चुना है वो करेक्ट है। ठीक है, नीमच में ही है अफीम की फैक्ट्री, जिसको कि एल्कलाइड बोलते हैं। एल्कलाइड की फैक्ट्री बोलते हैं जिनको। इसकी फैक्ट्री नीमच में ही है। नीमच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप विद्यार्थी जो नीमच की तरफ में जा रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि अफीम की जो खेती है वो नीमच में होती है। अफीम सबसे ज़्यादा इसकी जो पैदावार है वो अफीम की पैदावार वो नीमच में ही होती है। और नीमच में ही है एल्कलाइड की फैक्ट्री, यानी कि अफीम की फैक्ट्री है। ठीक है, ठीक है, इसको आप करेक्ट कीजिएगा नीमच के बारे में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है 95। मध्य प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत सिंचाई तालाबों द्वारा होती है? कितने प्रतिशत सिंचाई तालाबों द्वारा होती है? 28%, 23%, 30% या फिर 34%? बताएं। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मध्य प्रदेश के राज्य में कितने प्रतिशत सिंचाई तालाबों द्वारा होती है? इसका आंसर बताएं मेरे को। राहुल जी 34% बोल रहे हैं। केस 23 पर जा रहे हैं। सी भी चुन रहे हैं, यानी कि 30% भी बोल रहे हैं। पंकज मावी जी 23% पर जा रहे हैं। 22 पर भी बोल रहे हैं। 22 सेकेंड नंबर, सॉरी। चलिए आंसर आना चालू है। काफ़ी विद्यार्थियों ने सही भी बताया है और कुछ गलत भी बोल रहे हैं। चलिए इसका जो आंसर है वो है 23%। 23%, 23% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। 23% जो क्षेत्र है उसमें जो सिंचाई है, ठीक है ना, वो तालाबों द्वारा की जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हो गया, अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश के किस शिलालेख में शिव मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है? शिव मंदिर का जो निर्माण है उसका उल्लेख मिलता है, वो कौन सा शिलालेख है? उदयगिरी, इंद्रगढ़, एरण या फिर नागदा? इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा शिलालेख है वो? जिससे कि ये उल्लेख मिलता है, इसका आंसर बताएं मेरे को। सर करंट भी करवा दीजिए। करंट पे भी लेके आऊँगा, चिंता मत कीजिए। पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा समय लग रहा है। अभी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, कल दोपहर 12 बजे से कंप्यूटर जीके का एमसीक्यू सीरीज चालू होने वाली हैं। जो भी नए विद्यार्थी अभी जुड़े हैं उन सभी को बताना चाहता हूँ, आप सुबह 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में मध्य प्रदेश के इस सीरीज के साथ साथ ये सीरीज भी चलेगी 3 बजे से,
और 12 बजे से कंप्यूटर जीके की भी क्लास चालू करूँगा मैं, ठीक है ना। तो जो भी नए विद्यार्थी हैं वो 12 बजे मेरी इस क्लास से में आके जुड़ सकते हैं और कंप्यूटर जीके के बारे में पूरे फैक्ट्स वहाँ पर मैं आपके सामने रखूँगा एमसीक्यू के साथ में, ठीक है। चलिए, इसका आंसर आना चालू हो गया है। आप लोगों ने बताया इसका आंसर। सभी विद्यार्थी मेरे इस क्लास को लाइक भी करते हुए चलें, जो नए विद्यार्थी हैं। ये है इसका आंसर, इंदरगढ़। इंदरगढ़ इज द करेक्ट आंसर। इंदरगढ़ ही है जहाँ पर कि शिव मंदिर निर्माण के ये शिलालेख मिले हैं। जिन लोगों ने इंदरगढ़ लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है अगला क्वेश्चन आपके सामने। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है? मतलब वो कौन सा जिला है यहाँ पे कि तालाबों से सिंचाई की जाती है? शहडोल, बालाघाट, रीवा या फिर कटनी? वो कौन सा जिला है यहाँ पे कि तालाबों से सिंचाई की जाती है? बताएं। इसका आंसर क्या है? आंसर आना चालू हो गया। आरती जी ने भी सेकंड नंबर चुना है, राहुल जी, सभी लोग सेकंड पर जा रहे हैं। काफ़ी लोग, कुछ तीसरे नंबर पर भी, केस जी ने थर्ड नंबर चुना है, साक्षी जी तीसरा नंबर पे आ गए हैं। चलिए, बालाघाट, बालाघाट पे भी काफ़ी लोग बालाघाट को चूज कर रहे हैं। तो बालाघाट जिन लोगों ने चुना है वो बिल्कुल सही चुना है। बालाघाट इज द करेक्ट आंसर। सर्वाधिक जो तालाब है उससे सिंचाई करने वाला जो जिला है मध्य प्रदेश में वो बालाघाट है। बालाघाट में सबसे अधिक तालाबों से सिंचाई की जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन फटाफट कर लें अपन, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, ठीक है ना। 20, ये आ गया अगला क्वेश्चन। सिंगरौली जिला विधिवत रूप में कब अस्तित्व में आया था, ये बताएं। अभी मैंने आपको शायद इसमें इसका सन के बारे में आपको क्लियर कर दिया। आप मुझे डेट बता दीजिए, डेट भी इसमें क्लियर ही हो जाएगी वो तो खैर। पहला ऑप्शन 3 जून 1998, 24 मई 1998, 13 अप्रैल 2013 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएं इसमें से कौन सा आंसर सही है। आंसर आना चालू हो गया है। अभय जी ने सेकंड नंबर चुना है। और भी कोई विद्यार्थी जो बताना चाहेगा इसके बारे में? चलिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। सिंगरौली जिले का जो गठन हुआ था वो 24 मई 2008 को किया गया था। विधिवत रूप में ये अस्तित्व में आया था, जिसको कि सीधी जिले से अलग किया गया था। ये पहले सीधी जिले का हिस्सा था। सीधी से अलग कट के सिंगरौली को बनाया गया था। सिंगरौली सीधी से अलग हट के बनाया गया था, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। 24 मई 2008, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। मध्य प्रदेश में देश के कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? अगर पूरे देश में कैलकुलेट किया जाए तो मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 12.4%, 13.4%, 14.4% या फिर 15.4%? इसमें से कौन सा आंसर सही है ये बताएं। मध्य प्रदेश पूरे देश में कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं पूरे देश की में कैलकुलेट किया जाए तो? बताएं। केस जी, वीर जी, सभी लोग पहले नंबर पर जा रहे हैं। बाकी चौथे नंबर पर भी केस जी चौथे नंबर पर गए हैं। बाकी वंदना जी भी चौथे नंबर पर 15.5 पर जा रहे हैं। 15.5, 12.4 पर। हम्म,
बताएं, आंसर आना चालू हो गया। काफ़ी लोगों ने चौथे नंबर को चुना है और काफ़ी लोग दूसरे नंबर पर भी आ रहे हैं। पंद्रह 15.5% के बारे में आप लोग चुन रहे हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा आंसर शायद ऑप्शंस में कंफ्यूजन मेरे को क्रिएट कर रहा है। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें, अगर आप लोग श्योर हैं तो बताएं, मैं इसलिए इसका आंसर बता नहीं पा रहा हूँ। इसमें जो आंसर है इसका ऑप्शंस में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा हूँ। इसमें आंसर तो ये दिया है, मगर इसमें मैं कंफ्यूजन है मेरे को कि ये है भी कि नहीं है। पूरे के पूरे देश में अगर मध्य प्रदेश में वन का प्रतिशत देखा जाए तो 12.4% आंसर में बताया गया है। लेकिन इस पे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आप लोग इसका आंसर खुद खोज के बताइएगा कि इसमें आंसर कौन सा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, समय लगा मेरे को इसमें समझने में कि इसमें क्या है, क्योंकि इसमें 2015 की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो कुल देश की भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 21.34% जो हिस्सा है वो वन क्षेत्र में आता है। ठीक है ना, कुल देश का। तो उसमें मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है, थोड़ा सा उसका कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है। ऑप्शन में तो आंसर 12.4% दिया है, तो इसके बारे में कंफ्यूजन है कि इसमें आप लोगों ने इसको भी चुना है और इसको भी चुना है। तो आंसर मेरे हिसाब से तो 12.4% है। बाकी फिर आप लोग इसका कंफर्म करके और मेरे को बताइएगा। इसके बारे में बिल्कुल क्लियर है कि सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान लगता है ना। और द्वितीय स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश है वो दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है जो आप बता रहे हैं। मध्य प्रदेश पहले नंबर पर वन क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वन जो पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कंफर्म हैं तो बिल्कुल क्लियर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज विधेयक कब पारित किया गया? बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, पहले भी मैं पूछ चुका हूँ पहली क्लास में। बताएं इसका आंसर। सितंबर 1993, दिसंबर 1994 या फिर अगस्त 1994 या इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज विधेयक कब पारित किया गया? बताएं। पारित करने की बात है, लागू करने की बात नहीं है। पारित, दोनों शब्दों में फेर है। आपको बिल्कुल सोच समझ के इसका आंसर देना है। पारित करना और संशोध और लागू करना दोनों में बहुत अंतर है। क्वेश्चन को समझना जरूरी है। मध्य प्रदेश में कब पारित किया गया? पारित कब किया गया ये बताना है अपने को, लागू किया गया वो नहीं बताना है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देखिए दिसंबर, इसका जो आंसर है
इसका आंसर जो है वो है, सॉरी इसमें ये ऑप्शन में थोड़ा गलत दे दिया है, ईयर सही है और ये इसका ऑप्शन में है दिसंबर 1993। 1993 में ये पारित किया गया था, पारित, ठीक है ना, विधानसभा। ये मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन का जो विधेयक है वो 1993 में दिसंबर में पारित किया गया था। तो इसका आंसर इसको हटा दें, ऑप्शन में नहीं दिया था, ये गलत दे दिया है। तो 1993 में ये पारित हुआ और लागू किया गया था। ये लागू करने की डेट है, लागू किया गया था इसमें नहीं, अगस्त में हुआ था, सॉरी माफ कीजिएगा, गलत ऑप्शन चुना था इसमें, ये था अगस्त में, अगस्त 1994 में ये लागू किया गया था। लागू करने की डेट थी अगस्त 1994 और विधानसभा, और ये पारित हुआ था दिसंबर 1993 को, ठीक है। इसको बिल्कुल क्लियर समझिएगा आप। अगस्त 1994 में ये मध्य प्रदेश में संवैधानिक पंचायत राज लागू किया गया था, ठीक है ना, और दिसंबर में ये पारित किया गया था 93 में और लागू किया गया था 94 में, ठीक है। इसको आप इस तरीके से बिल्कुल समझिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। पारित होने की डेट अलग थी, 1993 दिसंबर में हुआ था, उसके बाद में फिर इलेक्शन हुए थे पंचायती राज के, तो इलेक्शन से पहले पहले इसको लागू किया गया था और लागू करने के बाद में फिर इलेक्शन होने के बाद में पंचायती राज कायम किया गया, ठीक है। 15 अप्रैल 1994 1994 में चुनाव किए गए थे। चुनाव होने के बाद में फिर अगस्त में इसको पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में से लागू कर दिया गया था। पहले चुनाव हुए 15 अप्रैल 1994 में, उसके बाद में अगस्त 1994 को इसको लागू किया गया और पारित किया गया था दिसंबर 1993 में। जय हिंद नर्मदा जी। क्लास के पूरे 100 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के ये मिक्स जीके की सीरीज है, उसके 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए और काफ़ी कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने सॉर्ट आउट भी किए हैं। हो सकता है आने वाले समय में मैं फिर से कुछ और क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश के ऊपर लेके आऊँ। अभी मध्य प्रदेश के मिक्स जीके की क्लास मेरे ख्याल से अपन यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास आपको शाम को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, प्री 2020 की स्ट्रेटेजी पे भी मैं आपको वीडियो बनाकर बिल्कुल दूंगा, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन दूंगा, ठीक है ना, कि 3 महीने में आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से टाइम को डिवाइड करना है एमपीपीएससी के लिए, उसके भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। चिंता मत कीजिए सोनाली जी, आपसे मैंने कमिट किया है, हो सकता है उसका मैं एक वीडियो बना के डाल दूँ तो वो भी आप उसको देख सकते हैं। मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैलकुलेशन कैसे करना है, 3 महीने का पूरा आपको टाइम टेबल बना के बता दूंगा। और साथ ही साथ इसके बाद में अगली क्लास किस टॉपिक पे होगी, जो हम क्लास चालू करेंगे 3 बजे की, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको यही बताना चाहता हूँ फिर से कि सुबह 12 बजे से कंप्यूटर जीके की एमसीक्यू सीरीज चालू होने वाली है, ठीक है, और उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, 12 बजे से आ जाइए उसको ज्वाइन करने के लिए। तो उसमें मैं आपको कंप्यूटर्स के जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस के बारे में पूरा डिटेल में उसको एलोबरेट करूंगा और उसके बारे में फैक्ट क्लियर करूंगा। और साथ ही साथ में ये 3 बजे की क्लास भी चालू रहेगी। तो 2 क्लास कल से चालू होने वाली हैं, लगातार रोज 2 क्लास लाइव क्लास मेरे से आपको मिलेंगी। तो इसी के साथ में मैं अपना ये लाइव सेशन जो आपके साथ में था वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और पूरी की पूरी 3 सवा 3 से चालू थी और ये क्लास काफ़ी लंबी खींची। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप सब मेरे साथ जुड़े। अगली क्लास में मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके साथ में, सुबह 12 बजे मिलते हैं अपन, सुबह 12 बजे कंप्यूटर जीके की क्लास में, फिर 3 बजे मिलेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, लगातार मेरी क्लास के साथ में आप जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।